जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जॉय फॉर यूर पब्लिकेशन की एक्सप्रेशंस बुक जो कि आपकी क्लास 3 की इंग्लिश की बुक है, उसके लेसन 1 के एक्सरसाइज और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को, व्याख्या को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये क्लास 3 की एक्सप्रेशंस बुक है जो कि इंग्लिश की है, जॉय फॉर यूर पब्लिकेशन की। एक्सप्रेशन का अर्थ होता है कि अपने विचारों को या अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को या तो बोलकर या तो लिखकर या तो संकेत के माध्यम से जब आप व्यक्त करते हैं, किसी के सामने जाहिर करते हैं या किसी को बताते हैं, किसी के सामने रखते हैं या प्रस्तुत करते हैं, तो उसी को इंग्लिश में हम लोग एक्सप्रेशंस बोलते हैं। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना या बताना, जताना। तो एक्सप्रेशंस मतलब होता है कि जिसमें हम लोग अपनी बातों को, भावनाओं को, विचारों को आदि को दूसरे के सम्मुख या दूसरे के सामने रखते हैं या उनसे शेयर करते हैं, उनके साथ साझा करते हैं। तो इसलिए जब हम लोग बात करते हैं कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, तो इसलिए इंग्लिश के इस बुक का नाम एक्सप्रेशंस है, क्योंकि इंग्लिश के बुक में आपको कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जो मतलब उसका संदेश होगा, जो शिक्षा होगी वो आपको दी जाती है, जो मतलब मोरल वैल्यू जिसको आप कह सकते हैं। तो इसलिए इस सीरीज का नाम एक्सप्रेशन है। आप देखेंगे बहुत सी इंग्लिश बुक जो सीरीज में आती हैं, तो उनकी सीरीज का नेम जो होता है वो एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन इसीलिए होता है क्योंकि उसमें कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से विचारों को, अच्छी बातों को मतलब प्रस्तुत किया जाता है। तो एक्सप्रेशन का अर्थ होता है व्यक्त करना अपनी बातों, विचारों, भावनाओं आदि को। अ कोर्स बुक ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश। कोर्स मतलब होता है पाठ्यक्रम। जैसे आप अगर क्लास 3 में हैं तो आपके बुक में, किसी भी सब्जेक्ट के बुक में जितना चैप्टर होता है, तो वो पूरे चैप्टर को हम लोग एक सिंगल मतलब नेम से, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कॉमन नाउन, मतलब एक सिंगल नेम से हम लोग उसको कोर्स कह सकते हैं कि क्लास 3 का कोर्स कहाँ तक पहुँचा। जैसे आपके टीचर्स पूछते हैं आपसे, मतलब प्रिंसिपल पूछते हैं टीचर से कि आपका कोर्स कहाँ तक पहुँचा, तो इसका सिंपल सा साधारण सा अर्थ यही होता है कि आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उस विषय में आपने कितने अध्यायों को या पाठों को मतलब पढ़ा दिया है, बच्चों को समझा दिया है। तो कोर्स मतलब होता है पाठ्यक्रम। किसी भी विषय में कितने चैप्टर हैं या कितने पाठ हैं, अध्याय हैं एक मतलब निश्चित कक्षा में, तो उसी को हम लोग पाठ्यक्रम कहते हैं। और यहाँ पर कोर्स बुक का अर्थ है कि जिसमें वो सभी पाठ्यक्रम होते हैं जिस पुस्तिका में, उसी को हम लोग कोर्स बुक कहते हैं। ऑफ मतलब होता है काकी के। कम्युनिकेटिव मतलब होता है जो आपसे मतलब बात करता है। जैसे आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप बात करते हैं अपनी विचारों को, भावनाओं को दूसरे के साथ मतलब शेयर करते हैं, और दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति होता है वह अपनी बातों को, विचारों को आपके साथ शेयर करता है। मतलब आप एक दूसरे से बातें करते हैं, तो उसी को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इस किताब में अंग्रेजी भाषा के माध्यम के ज़रिए, क्योंकि ये इंग्लिश की बुक है इसलिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम के ज़रिए इस किताब के माध्यम से, जो भी कविताओं और कहानियों के माध्यम से इसके पाठकों से जो भी बातें हो रही हैं, जितने भी मतलब इसमें पाठ या अध्याय हैं, उन सभी पाठों के माध्यम से, जो कि अंग्रेजी भाषा में ही होगा, जो मतलब इसको पढ़ेगा या समझेगा उसको हम लोग पाठक कह सकते हैं। उन पाठकों से मतलब अंग्रेजी भाषा में एक तरीके से संवाद किया जा रहा है, इसलिए कम्युनिकेट किया जा रहा है। कम्युनिकेट आप कह सकते हैं संवाद करना भी होता है, मतलब बातचीत करना। तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से अंग्रेजी भाषा में इसके पढ़ने वालों से, जो पाठक होंगे उनसे बात किया जा रहा है और उनको कुछ शिक्षा दी जा रही, कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ जानकारियाँ दी जा रही हैं। तो इसलिए इसका नाम एक्सप्रेशंस अ कोर्स बुक ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, कक्षा 3 के लिए, जो कि जॉय फॉर यूर पब्लिकेशन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 3 है इसका। सीरीज जैसे मैंने कहा कि एक्सप्रेशंस की सीरीज है, इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि एक्सप्रेशंस की सीरीज में क्लास 1, 2, 3, 4 ऐसे मतलब जितने क्लास तक की इंग्लिश की बुक होगी इस सीरीज से रिलेटेड, उतने क्लास तक के लिए यह मतलब
एक्सप्रेशन सीरीज की बुक होगी। जैसे आप क्लास 3 में हैं तो एक्सप्रेशन की क्लास 3 है, अगर आप क्लास 4 में हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन की क्लास 4 की बुक भी होगी, अगर आप 5 में हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन की क्लास 5 की पुस्तिका होगी। तो एक्सप्रेशन यहाँ पर सीरीज का यही अर्थ है कि हर कक्षा के लिए एक विशेष पुस्तिका होगी। यह जो क्लास 3 की एक्सप्रेशंस बुक है वो बाय डॉक्टर सुश्री शर्मा, मतलब इनके द्वारा, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शिप्रा गोयल, इनके द्वारा, जो कि मतलब इस पुस्तक में जो भी मतलब इनका आप कह सकते हैं इनका समर्थन प्राप्त है, या इन्होंने इस पुस्तिका में जो भी कहानियाँ या कविताएं हैं संकलित किया गया है इन दोनों लोगों के द्वारा, डॉक्टर सुचि शर्मा और डॉक्टर शिप्रा गोयल, या डॉक्टर नहीं है आप शिप्रा गोयल बोल सकते हैं, जो कि ये एमए और पीएचडी इन्होंने किया हुआ है, सुचि शर्मा जी ने, और शिप्रा गोयल जी ने इन्होंने एमए और एमफिल किया हुआ है। ये डिग्री के नेम्स हैं या नाम है, आप इनको गूगल पे सर्च करके अधिक जानकारी इनके बारे में ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जॉय फॉर यूर पब्लिकेशन की एक्सप्रेशंस की बुक है। यहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं, एक वैली को दिखाया जा रहा है, जैसे टॉप पर किसी हिल के टॉप पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिसमस ट्री के जैसे बने हुए हैं कुछ ट्री। कोर्स बुक ऑफ क्लास 3 की बुक है ये, कम्युनिकेटिव इंग्लिश की। मैंने आपको ये सब बता दिया। यहाँ पर बच्चे और एनिमल्स सब इंतजार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये अंदर के पेजेज हैं, आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। प्रीपेज में बताया गया है कि इस पुस्तक में जो भी चैप्टर्स या लेसन हैं उनके माध्यम से क्या शिक्षा देने की कोशिश की गई है जो बच्चे हैं कक्षा 3 के। यहाँ पर कंटेंट्स है, कंटेंट्स को हिंदी में हम लोग पाठ्यक्रम कहते हैं, कंटेंट्स को हिंदी में हम लोग भूमिका भी सॉरी पाठ्यक्रम कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मतलब कि इस पुस्तिका में जितने भी अध्याय हैं उनके बारे में पूरी जानकारी कंटेंट्स में दी हुई होती है, जिसको कि हम लोग पाठ्यक्रम या भूमिका भी कहते हैं, आप भूमिका भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें यूनिट 1 में एनिमल्स और बर्ड्स, मतलब जंतुओं के बारे में और पंछियों के बारे में बातें की गई हैं, अर्थात इनके कैरेक्टर को लिया गया है, इनको मतलब एक एज ए कैरेक्टर लेके और मतलब कुछ सीख देने की कोशिश की गई है बच्चों को। तो यूनिट 1 में जो पहला चैप्टर है हम लोगों का या लेसन है वो है द किटी रैन अप द ट्री। इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 के इसी लेसन को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि पेज नंबर 6 से लेके 8 तक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 1। यूनिट को हिंदी में हम लोग इकाई या खंड कहते हैं, यूनिट को हम लोग हिंदी में इकाई या खंड कहते हैं। तो इकाई या खंड एक एनिमल्स एंड बर्ड्स, इसको हम लोग एंड कहते हैं, जो आप सिंपल ऐसे बना सकते हैं। एनिमल्स आप जानते हैं जंतु होते हैं, जानवर होते हैं। बर्ड्स आप जानते हैं पंछी होते हैं, मतलब एक बर्ड होगा तो पंछी, एक से ज़्यादा बर्ड्स होंगे तो जिसको कि हम लोग पंछी बोल देते हैं, एक होगा तो पक्षी बोलते हैं। यहाँ पर एक कोट दिया गया है जॉर्ज एलियट के द्वारा, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। एनिमल्स आर सच एग्रीएबल फ्रेंड्स, जो जानवर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब समझदार मित्र के रूप में हम लोगों के साथ होते हैं, वफादार होते हैं। इसका सिंपल सा साधारण सा अर्थ है ये। दे आस्क नो क्वेश्चन, दे आस्क नो क्वेश्चन, मतलब वो कोई भी प्रश्न नहीं पूछते हैं। दे पास नो क्रिटिसिजम्स, और वो कोई शिकायत भी नहीं करते हैं। जैसे अगर आपने एक डॉगी को एज अ पेट मतलब पालतू बनाया है, एक डॉग को, कुत्ते को, तो आप अगर उसको कभी कभी गुस्से में मार भी देते हैं पैर से या डंडे से, तो भी वो जाकर दूसरे मतलब अगल बगल के लोगों से या अगल बगल के जानवरों से आपकी शिकायत नहीं करता है, और ना वो आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि आपने मुझे क्यों मार दिया, मतलब मालिक आपने मुझे क्यों मार दिया, या मेरे दोस्त तुमने मुझे क्यों मार दिया, क्यों मुझे नुकसान पहुंचाया। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वफादार होते हैं, रॉयल होते हैं, मतलब ट्रस्टेबल होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। वो इंसानों की तरह नहीं होते आज के समय के जैसे, जो बहुत मतलबी होते हैं, जो मतलब बच्चे अपने घर से भाग जाते हैं, या जो मतलब अपने पेरेंट्स को बुरा बुरा बोलते हैं, या जो उनका ध्यान रखते हैं उनको भी लोग बुरा बोलते हैं। तो इंसान के नेचर में कितना भी कर लीजिए वो सेल्फिश ही रहता है, लेकिन एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे नहीं होते हैं। अगर आप गुस्से में कभी उनको मतलब नुकसान भी पहुंचाते हैं तो भी वो आपके पास ही लौट के आते हैं।
तो जॉर्ज एलियट ने इस स्टेटमेंट के द्वारा, इस कोट के द्वारा हम लोगों को यही बताने की कोशिश की है कि जो जानवर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब भरोसेमंद होते हैं, समझदार होते हैं, वो कोई भी प्रश्न नहीं पूछते हैं और वो बाहर जाकर आपकी चुगली नहीं करते हैं, आपकी शिकायत नहीं करते हैं किसी से। जैसे आपकी मतलब जो फ्रेंड्स होते हैं आपके, वो आपस में ये एक दूसरे की शिकायत करते हैं, थोड़ा सा भी कुछ अगर आपने मतलब उनके बारे में कुछ कह दिया तो एक जगह से दूसरी जगह वो बातें पहुंचना शुरू हो जाती हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ गिवन एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम्स। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि नीचे जो चित्र दिए गए हैं कुछ जानवरों के और पंछियों के, आपसे बोल रहा है कि राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम्स, उनके नाम के पहले जो वर्ड है उसका पहला अक्षर आपको लिखना है। तो हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को एक आप इसको गोरिल्ला समझ लीजिए या ओरंगुटन, आप कुछ भी लिख दीजिए, गोरिल्ला ही हम लोग लेते हैं क्योंकि गोरिल्ला नियरली 97% या 98% लगभग ये ह्यूमन डीएनए, मतलब इसके डीएनए में ह्यूमन डीएनए के जैसा ही संरचनाएं पाई जाती हैं, मतलब एकदम सिमिलरिटीज होती हैं। तो इसीलिए चिंपैंजी बहुत ज़्यादा मतलब समझदार होता है। आप समझ सकते हैं जब 97 से 98% डीएनए ह्यूमंस के जैसे हैं गोरिल्ला के डीएनए, और 2% के डीएनए के बदलाव से इंसान कैसा है आज के समय, उसका लाइफ स्टाइल क्या है और गोरिल्ला का लाइफ स्टाइल क्या है, आप देख ही सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें भी बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद ये आपका हनी भी, आप एस लिख सकते हैं, हनी भी मधुमक्खी है। ये कैमल है, आप सी लिख सकते हैं। इसको आप डियर लिख सकते हैं या एंटेलोप लिख सकते हैं, स्टैग लिख सकते हैं, कुछ भी। तो हम लोग इसको सिंपली डियर कर देते हैं, हिरन। ये एलिफेंट है तो ई लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको आप कुछ भी लिख लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आपका जिराफ है तो इसको हम लोग जेड लिख लेते हैं। ये रैबिट है या हेयर भी बोलते हैं तो इसको हम लोग आर लिख लेते हैं। ये कोई बर्ड है तो समझ में नहीं आ रहा, आप इसके कोई भी लेटर लिख लीजिएगा जो आपकी टीचर समझाए। ये जेली फिश है, इसको हम लोग जे लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये कंगारू है, के लिख लेते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है। अगर आपको जो एनिमल्स मैं यहाँ पर मतलब फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, अर्थात नहीं बता पा रहा हूँ कि क्या एनिमल है, तो आप उसको, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर टाइगर के जैसा लग रहा है तो हम लोग टी लिख लेते हैं। ये मंकी के जैसा लग रहा है तो हम लोग एम लिख लेते हैं। ये स्पैरो के जैसा है तो यस लिख लेते हैं। ये ऑस्ट्रिच है तो ओ लिख लेते हैं। और ये पांडा है तो पी लिख लेते हैं। ये बर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग लीव कर देते हैं। यहाँ पर ये इसको हम लोग स्टैग कर लेते हैं या इसको एंटेलोप भी कर सकते हैं, तो यस हम लोग लगा लेते हैं। ये बल्ब भी आप कोई भी बल्ब का समझ सकते हैं, आप मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। ये हम लोगों का टॉयज़ है। टॉयज़ और टर्टल दो होते हैं। टर्टल नॉर्मली जो समुद्र में तैरते हैं उनके पैरों में नाखून ज़्यादा आपको देखने को कम मिलेंगे। उनके जो पैर होते हैं वो जालीदार होते हैं, जो कि मतलब फिन के जैसे होते हैं, जो मतलब समुद्र में पानी में तैरने में उनको सहायता प्रदान करते हैं। और जो टर्टल होते हैं, टर्टॉइज होते हैं, सॉरी टर्टॉइज होते हैं, वो केवल ज़मीन पे चलने के लिए होते हैं, इसलिए इनके पैर थोड़े मजबूत होते हैं और इनके पैर नुकीले भी होते हैं। इनके पैर जालीदार नहीं होते। और जो टर्टल होता है उनके पैर थोड़ा जालीदार होते हैं, मछलियों की तरह होते हैं, वो समुद्र में तैर सकते हैं। तो ये टर्टल ज़मीन पे रहने वाला टर्टाइज है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक और बर्ड है। इसको हम लोग कोई भी बर्ड लिख सकते हैं। इसको क्रो लिख लीजिए, सी। ये एनिमल नहीं समझ में आ रहा, इसको भी हम लोग लीव कर देते हैं। ये भी नहीं समझ में आ रहा है, इसको भी हम लोग लीव कर देते हैं। ये याक है और ये आपका है जिराफ। तो इसको रैवन भी मान सकते हैं, जो मतलब पहाड़ी कौवे होते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में ये सब इनके नेम्स बता सकते हैं। अब हम लोग चैप्टर 1 को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 1, चैप्टर अर्थात पाठ। तो चैप्टर 1 पाठ 1
या अध्याय 1। द किटी रैन अप द ट्री। बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई। कोई पेड़ है, वृक्ष है, बिल्ली उसके ऊपर चढ़ जाती है। किटी अर्थात बिल्ली या बिल्ली का बच्चा। रैन रुकी, रन का सेकेंड फॉर्म है रन, रैन रन होता है, फर्स्ट फॉर्म रन है, सेकेंड फॉर्म आपका रैन है, अर्थात यह काम हो चुका है इसलिए सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। तो बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई या बिल्ली वृक्ष पर चढ़ गई। तो यही इस कविता का जो शीर्षक है अर्थात टाइटल है, नेम है, यही है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं पॉन्डर ओवर। पॉन्डर मतलब होता है विचार करना, सोचना, मनन करना, चिंतन करना या उनके बारे में जानकारी हासिल करना। ओवर मतलब के ऊपर। तो यहाँ पर नीचे इस जो आपका एक रेक्टेंगल के जैसा बॉक्स है उसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कक्षा 3 के बच्चों के लेवल के हैं। तो आपको अपने विद्यार्थियों को इन शब्दों के अर्थों को स्पष्ट रूप से समझाना है। तो सबसे पहला वर्ड है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो पॉन्डर वर्ड है, पॉन्डर वर्ड का सिंपल सा अर्थ है ये कि नीचे जो शब्द दिए गए हैं इस बॉक्स में, डिब्बे में, तो उनके शब्दों के अर्थों को आपको उनके ऊपर विचार करना है, सोचना है और अच्छे से बच्चों को समझाना है। पॉन्डर वर्ड अर्थात इनके ऊपर विचार करिए और इनको समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए इनकी। तो पहला जो वर्ड है वो है टोज। टोज आपको पता ही है, हम लोग जैसे अंगूठों को कहते हैं। अगर एक अंगूठा है तो टो कहेंगे, एक से ज़्यादा अर्थात दोनों हाथों की या दोनों पैरों के दोनों पैरों के जो मतलब सबसे आपकी साइड वाली फिंगर होती है जो कि सबसे मोटी फिंगर होती है उसको हम लोग टोज कहते हैं। तो यहाँ पर टोज का अर्थ होता है पैर का अंगूठा। तो टोज में पैर के दोनों अंगूठे शामिल होंगे। अगर केवल टो लिखा रहेगा तो पैर के एक अंगूठे की बात हो रही होगी। अगर टोज हैं तो दो अंगूठों की बात हो रही होगी और वो अंगूठे आपके पैर के होंगे, हाथ के नहीं। हाथ के अंगूठों को हम लोग थंब कहते हैं। एक अंगूठा होगा तो थंब, एक से ज़्यादा अर्थात दोनों होंगे तो थम्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्लाइंब। क्लाइंब अर्थात किसी भी मतलब ऊंचाई पे आप चढ़ जाते हैं या चले जाते हैं तो उसी को हम लोग क्लाइंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति यहाँ पे है, वह यहाँ पर एक कोई ट्री है या कोई पोल है, पोल जिसको कि हम लोग खंबा बोलते हैं। जब देखिए आपके सोसाइटी में कई बार लाइट ख़राब हो जाती है तो जो इलेक्ट्रीशियन आता है वह उस बिजली के खंबे पे चढ़ता है। तो अर्थात इसको मतलब वह क्लाइंब करता है, वह बिजली के खंबे पे चढ़ के इलेक्ट्रिसिटी में जो फॉल्ट होता है, जो दिक्कत होती है, वह सुधारने की कोशिश करता है। तो वह क्लाइंब करता है। क्लाइंब अर्थात चढ़ना, किसी ऊंचाई पर जाना, उसी को हम लोग क्लाइंब कह सकते हैं, चढ़ना। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है टिप। टिप होता है अर्थात सबसे मतलब ऊंचा जो बिंदु होता है उसी को टिप कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक माउंटेन है तो माउंटेन का जो सबसे ऊंचा बिंदु होता है उसको हम लोग पीक कहते हैं। जैसे दुनिया की जो सबसे ऊंची पीक है वह हिमालय का माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट पीक कहते हैं। हिमालय माउंटेन का जो सबसे ऊंचा पीक है माउंट एवरेस्ट, वही दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है। तो उसको हम लोग टिप भी कह सकते हैं। टिप अर्थात एकदम नुकीला पॉइंट होता है। अब यहाँ पे सबसे ऊंचा पॉइंट है तो सबसे नुकीला पॉइंट भी होता है। जैसे आपके पेन का जो मतलब जहाँ से आप लिखते हैं या आपकी जो पेंसिल होती है वहाँ जहाँ से उसके शार्प पॉइंट से आप लिखते हैं वो एकदम शार्प होती है, देखिए एकदम नुकीली होती है, तो उसी को हम लोग टिप कहते हैं। तो सबसे ऊंचे पॉइंट को जो कि सबसे मतलब किसी भी वस्तु की सबसे ऊंची पॉइंट होती है और बहुत शार्प होती है अर्थात नुकीली होती है, उसी को हम लोग टिप कहते हैं। टॉप का अर्थ होता है ऊंचा, अर्थात टॉप का अर्थ ऊंचा। जैसे आप मतलब कहते हैं कि यह बिल्डिंग मतलब बहुत ऊंची है, इसके टॉप पे जाइए, अर्थात उसके सबसे ऊंचे पॉइंट पे जाइए। टिप मतलब भी सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट होता है जो नुकीला हो सकता है। टॉप में क्या है कि सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट तो होता है लेकिन वो उतना नुकीला नहीं होता है, वो नॉर्मली फ्लैट रहता है अर्थात समतल रहता है, आपको महसूस करवाता है। टिप पे आपको थोड़ा डर लग सकता है क्योंकि वो एकदम शार्प होता है, मतलब वहाँ से आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो टॉप होता है, टॉप में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता, वो सबसे ऊंचा बिंदु तो रहेगा, मतलब पॉइंट तो रहेगा लेकिन वो फ्लैट रहता है, तो अर्थात समतल जैसा रहता है, तो उसको हम लोग टॉप कहते हैं। जैसे आप अपने घर के छत पे चढ़ गए तो जो छत है वह टॉप कहलाती है कि हम लोग अपने घर के टॉप पे आ गए हैं। तो टॉप और टिप के
डिफरेंस को आपने समझा। उसके बाद यह जो वर्ड है इसमें डी जो है वह साइलेंट है, इसको हम लोग ट्रज बोलते हैं। इसको हम लोग, ये जो वर्ड ट्रज है इसमें डी साइलेंट है, इसको हम लोग ट्रज बोलते हैं। यहाँ पे हल्का सा हल्का साउंड आता है ट्रज। तो आप समझ गए कि इसमें डी साइलेंट है। ट्रज का अर्थ होता है कि मतलब दबे पांव चलना, या बहुत ही अपने पैरों को जमा जमा के आगे बढ़ना। जैसे अगर आप कीचड़ में फंस गए हैं तो आप बहुत क्रॉल करते हैं, आप रेंगते हैं, तब आप चल नहीं पाते, तो आप रेंग रेंग कर धीरे धीरे चलते हैं। या आप कहीं मतलब चढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात जैसे दो मतलब ऊंचे जगहों पे आप जा रहे हैं, तो आप अपने पैरों को बहुत ही अच्छे से मतलब रखते हुए पैरों को दबा दबा के चलते हैं कि आपसे का कहीं संतुलन बिगड़ ना जाए या आप कहीं गिर ना जाए। तो अपने पैरों को अच्छे से टिकाते हुए मजबूती के साथ रखते हुए पकड़ बनाते हुए चलते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्रस्ट, जिसको कि आप कह सकते हैं भारी कदमों से चलना या दबे पांव चलना, बहुत आराम आराम से मतलब चलना, इसी को हम लोग ट्रस्ट कहते हैं। ट्रस्ट अर्थात जब आपके पैरों में मोच भी आ जाती है तो उसके लिए भी बोलते हैं, अर्थात आप घायल हैं तो भी आप धीरे धीरे ही चलेंगे, तो ट्रस्ट को आप उस सेंस में भी ले सकते हैं। अब हम लोग इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो पहली स्टैंजा है हम लोग उसमें देखते हैं। द किटी रैन अप द ट्री, द किटी रैन अप द ट्री, हर नोज वेंट अप एंड हर टोड ट्रज अप एंड द किटी रैन अप द ट्री। तो यहाँ पर किटी अर्थात बिल्ली का बच्चा या बिल्ली है, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए हर का यूज हुआ है। यह प्यारी सी किटी है अर्थात बिल्ली है या बिल्ली का बच्चा आप कुछ भी कह सकते हैं। द किटी रैन अप द ट्री, जो बिल्ली है वह जो कोई वृक्ष है, ट्री है, उसके ऊपर दौड़ी चली जाती है। रैन अप द ट्री अर्थात भागी चली जाती है, दौड़ी चली जाती है। वही बोला गया, बिल्ली पेड़ पर दौड़ी चली जाती है या चढ़ जाती है, बिल्ली पेड़ पर दौड़कर चढ़ जाती है या चली जाती है। जब बिल्ली दौड़कर जा रही है तो भाई बिल्ली, आप देख सकते हैं बिल्ली ऐसे ऐसे चलेगी तो उसका जो फेस है वो ऊपर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्ली का फेस ऊपर है, और सबसे पहले उसकी नाक भी ऊपर चलेगी, उसके बॉडी के साथ उसकी नाक भी ऊपर जाएगी जब बिल्ली ऊपर जा रही है। और उसके बाद यहाँ पर वही बताया जा रहा है, हर नोज वेंट अप, जब बिल्ली दौड़ के चढ़ रही है वृक्ष पे पेड़ पे तो उसकी नाक भी आगे बढ़ेगी क्योंकि बिल्ली के शरीर का ही भाग है वह। एंड हर टोज ट्रज अप, और उसके जो पैर हैं जब बिल्ली दौड़ के जा रही है तो अपने पैरों को जमाते हुए जा रही है कि कहीं फिसल के गिर ना जाए, उसका संतुलन बिगड़ ना जाए। जमाते हुए पैरों को एकदम अच्छे से रखते हुए पैरों से वृक्ष को अच्छे से मतलब पकड़ बनाते हुए आगे बढ़ रही है, ये भी आप कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कविता में इसी का अर्थ दिया गया है। अगर आपके पैरों में मतलब घाव हो जाता है या चोट लग जाती है तो भी उसके लिए हम लोग ट्रज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एंड द किटी रैन एट द ट्री, और पैरों को पेड़ पर लगाते हुए जमाते हुए अपने पैरों से पकड़ बनाते हुए बिल्ली भागते दौड़ते पेड़ पर चढ़ जाती है, जिसके साथ उसकी नाक भी ऊपर मतलब हो जाती है। वेंट अप अर्थात ऊपर हो जाती है, उसकी नाक भी ऊपर उठ जाती है, क्योंकि अपने मुंह को उसको बचा के रखना है, नहीं वृक्ष से वो टक्कर खा सकती है और वो मतलब संतुलन बिगड़ सकता है, गिर भी सकती है। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टैंजा में देखते हैं। Why did she climb the tree? To see what the kitty could see, but all she could see at the top of the tree was the tip of the top of the tree. So यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा में बताया जा रहा है कि लेकिन वह बिल्ली पेड़ पर चढ़ी ही क्यों, उस वृक्ष पर वह दौड़कर भागी ही क्यों। टू सी वाट द किटी कुड सी, वह यह देखने के लिए दौड़कर भागी या दौड़कर चढ़ी वृक्ष पर कि एक बिल्ली अर्थात एक बिल्ली या बिल्ली का बच्चा क्या क्या देख सकता है पेड़ की ऊंचाई पे से। जब वो बिल्ली पेड़ पर चढ़ती है तो क्या क्या देख सकती है, क्या क्या दृश्य, क्या क्या नज़ारे देख सकती है अपने आसपास के, यही प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो बिल्ली उस पेड़ पर चढ़ जाती है। बट ऑल सी कुछ सी, लेकिन वह जो कुछ भी देख सकती थी या देख सकी एट द टॉप ऑफ द ट्री, एकदम पेड़ की ऊंचाई पर, टॉप पर मतलब सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचकर वह जो कुछ भी देख सकती थी
या देख सकी, वो केवल क्या देख सकी, व्हाट द टिप ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री। वो केवल देख सकी कि पेड़ की एकदम ऊंचाई पर उसका जो मतलब सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वह टिप वो बहुत शार्प है। बस इतना ही देख सकी कि यही वृक्ष का यही इस पेड़ का सबसे ऊंचा बिंदु है। इसलिए उसके बाद हम लोग आगे इसको देखते हैं। So the kitty came down the tree, the kitty came down the tree, her nose came down and her toad came down and the kitty came down the tree। और इसके बाद क्या होता है, जब बिल्ली देखती है अर्थात वृक्ष के सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाती है, वह बस इतना देखती है कि उसको बस उसका सबसे ऊपरी वाला टिप दिख रहा है, अर्थात नुकीला बिंदु दिख रहा है, नुकीला भाग दिख रहा है उस वृक्ष का, पेड़ का। तो बिल्ली इसलिए क्या करती है, केम डाउन द ट्री, उस वृक्ष से नीचे आ जाती है, उस पेड़ से नीचे आ जाती है। और बिल्ली पेड़ से नीचे भागकर दौड़कर आ जाती है। जब बिल्ली दौड़कर नीचे आएगी तो उसका फेस नीचे के साइड होगा, जब बिल्ली ऊपर जाएगी तो उसका फेस अप के साइड होगा, अर्थात ऊपर के साइड होगा। तो बिल्ली जब नीचे आएगी तो उसका फेस नीचे है, तो उसका नाक भी नीचे आ गया बिल्ली के शरीर के साथ। तो बिल्ली दौड़ के नीचे आ रही है तो उसकी नाक भी नीचे आ गई। और जब बिल्ली नीचे आ रही है तो वो अपने पंजों को भी दबा के आ रही है, क्योंकि चलना ज़्यादा आसान होता है। और आप अगर खड़ी चढ़ाई चल रहे हैं तो आप चलने में तो आपको थोड़ी कम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब आप नीचे आने लगेंगे तो आपको अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो बिल्ली अपने कदमों को, अपने पैरों को अच्छे से जमाते हुए, वृक्ष पर पकड़ बनाते हुए और नीचे आती है। तब जब बिल्ली नीचे आ रही है तो उसके पैर भी नीचे आ रहे हैं, और उसके मतलब अर्थात अंगूठे भी उसके नीचे आ रहे हैं, उसके पैर के अंगूठे भी, क्योंकि बिल्ली के पास तो हाथ होता नहीं। नॉर्मली हम लोग कहते हैं 4 पैर के जानवर हैं ये लोग। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, जब बिल्ली नीचे दौड़ के आ जाती है, फिर जब ऊपर टिप देख लेती है, नुकीले भाग को देख लेती है उलट के, तो बिल्ली यही सब देख कर नीचे आ जाती है। उसके बाद जब वो नीचे आती है तो उसकी नाक भी नीचे आ जाती है, उसके पैर के पंजे भी नीचे आ जाते हैं, अंगूठे भी नीचे आ जाते हैं। और एंड द किटी केम डाउन द ट्री, और बिल्ली पेड़ से उतर जाती है, नीचे आ जाती है, अर्थात भूमि पर आ जाती है, वृक्ष से नीचे उतर कर भूमि पर आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं द किटी रैन अप द ट्री, चैप्टर 1, अध्याय 1, द किटी रैन अप द ट्री। पॉन्डरवर्ड को हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पर स्टैंडा, ये पहला स्टैंडा है, ये दूसरा स्टैंडा है, ये तीसरा स्टैंडा। 3 स्टैंडा में ये पूरी कविता बताई गई है। अब हम लोग कविता में ये जो फिगर दिया हुआ है उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक सोसाइटी का सीन दिया गया है, क्योंकि बगल बगल में आपको घर भी दिखाई दे रहे हैं, हाउसेज दिखाई दे रहे हैं। हाउसेज और होम्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। होम होता है जो आपका खुद का घर होता है, और हाउस मतलब जो दूसरों का घर होता है, आप उसको हाउस बोल सकते हैं। या जो किराए के मकान होते हैं उसको आप हाउस बोल सकते हैं। जो आपका खुद का नहीं होता है उसको आप हाउस बोल सकते हैं, और जो आपका खुद का होता है वो होम होता है। तो यहाँ पर पहले यहाँ दो सीन दिखाए जा रहे हैं, ये ऊपर चलने वाला सीन है, ये नीचे उतरने वाला सीन है। इसलिए यहाँ पर देखिए यहाँ डिवाइड कर दिया गया है, दोनों सीन्स को दिखाया गया। तो पहला सीन ये है, तो जब बिल्ली ऊपर चढ़ती है एक वृक्ष पर, पेड़ पर, ट्री पर, तो यहाँ पर देखिए बिल्ली के अगल बगल सोसाइटी को प्रदर्शित किया जा रहा है। इन घरों के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं, मकानों के माध्यम से, कि ये सोसाइटी है, और सोसाइटी में ये कोई पार्क जैसा है, जो ग्रीनरी इतना ज़्यादा है। पार्क आमतौर पर जनरली सामान्यतः सोसाइटी में रहता है, जहाँ पर सोसाइटी के बच्चे खेलते हैं, बड़े बुजुर्ग आकर अपने समय को व्यतीत करते हैं, या मॉर्निंग वॉक करते हैं, जिसको प्रातःकालीन हम लोग कहते हैं टहलना, मतलब टहलाव करते हैं, टहलते हैं। शाम को भी लोग टहलने आते हैं। तो ये एक सोसाइटी का पार्क जैसा नज़र आ रहा है, जिसमें जो बिल्ली है वह भी शैतानी कर रही है, अर्थात खेल रही है, क्योंकि जानवरों का जो स्वभाव होता है वह बहुत चंचल होता है, वो दिन भर कुछ ना कुछ खुराफात शैतानी करते रहते हैं। तो सेकेंड सीन में हम लोगों को वही सोसाइटी के बारे में ही बताया जा रहा है, उसके माध्यम से कि वो उसके जो वृक्ष होता है, ट्री होता है, उसके टिप पर पहुंच जाती है, टॉप पे पहुंच के केवल टिप को देखती है, उसके नुकीले भाग को देखती है, और इस वजह से बिल्ली को वहाँ कोई मनोरंजन अर्थात कोई खुराफात करने को मिलता नहीं, इसलिए बिल्ली दौड़कर फिर नीचे आ जाती है। सेकेंड सीन में यही बताया जा रहा है। तो इस कविता के माध्यम से हम लोगों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस बिल्ली के बच्चे अर्थात जानवर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस बिल्ली के बच्चे या बिल्ली के माध्यम से, इस तरह जानवर बहुत ही चंचल स्वभाव के रहते हैं, खुराफात करते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ शैतानी करते रहते हैं। उसी तरह
मनुष्य के बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुराफाती होते हैं, शैतानी करते रहते हैं। इसलिए जो बड़े लोग होते हैं उनको अपने छोटे छोटे जो भाई बहन हैं या जो बच्चे हैं जिन पेरेंट्स के, उनको समझना चाहिए कि जब उम्र छोटी होती है तो खुराफात या मतलब शैतानियाँ मतलब दिमाग में आती ही रहती हैं, तो उसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए। आपको हमेशा उनको डांटना नहीं चाहिए। इससे उनके जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो सकते हैं, और जब वो बड़े होंगे तो आपसे और उनके रिश्ते में कुछ दूरियां हो सकती है, तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं। अब हम लोग वर्ल्डपीडिया को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वर्ल्डपीडिया दिया हुआ है। वर्ल्डपीडिया वर्ल्डपीडिया अर्थात शब्दों का भंडार, जिसके लिए हम लोग ग्लोसरी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, डिक्शनरी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। पीडिया अर्थात बच्चों से संबंधित है, वर्ल्ड अर्थात यहाँ पर शब्द, तो वर्ल्ड पीडिया जब साथ में आ जाता है तो बच्चों के लिए जो शब्द भंडार होता है उसी को हम लोग वर्ल्ड पीडिया कह सकते हैं, जिसको आप शब्द भंडार भी कह सकते हैं, डिक्शनरी भी कह सकते हैं आप। तो इसमें जो कुछ वर्ड दिए हुए हैं हम लोग उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो वर्ड है वह है टोज। टोज अर्थात पैर के अंगूठों के बारे में बात हो रही, दोनों अंगूठों के बारे में। तो टोज का अर्थ यहाँ पर है स्मॉल फिंगर्स, छोटी छोटी उंगलियाँ। क्लाइम क्लाइम अर्थात ऊपर चढ़ना या चढ़ाई करना। टू गो अपसाइड अर्थात ऊपर की ओर चढ़ना या जाना। यही मैंने आपको समझाया भी था, टोट का भी मैंने समझाया था आपको। टिप टिप मैंने आपको बता ही दिया है। द पीक हाई प्लेस मतलब कोई ऊंची जगह, सबसे ऊंची। हाई प्लेस अर्थात ऊंची जगह। पीक मतलब पीक मैंने क्या बोला, पीक जैसे पूरे दुनिया में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में पीक बोलते हैं, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। आपने पढ़ा ही होगा अपने जीके में, सामान्य ज्ञान में। तो पीक मतलब होता है किसी भी माउंटेन की सबसे जो ऊंची चोटी होती है, उसी को हम लोग इंग्लिश में पीक कहते हैं। वो सबसे ऊंचा बिंदु होता है जो कि बहुत ही नुकीला होता है, शार्प होता है, नुकीला होता है, तो उसको हम लोग टिप बोलते हैं। और जो सबसे ऊंचा बिंदु होता है वो शार्प आमतौर पर नहीं होता, वो समतल जैसा रहता है, फ्लैट रहता है। तो वहाँ पर आपको भय कम लगता है, डर कम लगता है, तो उसको हम लोग टॉप ही कहते हैं। ये भी सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, लेकिन ये थोड़ा प्लेट्यू जैसा रहता है, जिसको कि हम लोग पठार बोलते हैं। प्लेट्यू आप ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, तो ये फ्लैट होता है, एक टेबल के शेप जैसा रहता है। तो टॉप भी सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, जैसे आपके घर के छत का सबसे ऊंचा, जब आप छत पे चले जाते हैं तो वो टॉप होता है। लेकिन ये भी एक तरीके से टिप ही है, जैसे ये पॉइंट लेंगे तो टिप है, ये पॉइंट भी बोलेंगे तो टिप है, लेकिन ये पूरा टॉप है। तो टॉप फ्लैट होता है नॉर्मली। तो हाईएस्ट सरफेस सबसे ऊंचा जो मतलब सरफेस मतलब होता है आपका सतह होता है। तो सबसे ऊंचा जो सतह होता है किसी भी जगह का, उसी को हम लोग टॉप बोलते हैं। और अगर किसी एक शार्प पॉइंट को लेते हैं, छोटे से पॉइंट को, तो वो टिप हो जाता है, लेकिन वो भी सबसे ऊंचा ही पॉइंट होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर वर्ड है टॉप के बाद वो है ट्रज। मैंने ये सभी वर्ड्स आपको ऊपर समझा ही दिए थे, यहाँ पे भी दिया है, जो कि हम लोग उसको भी समझ रहे हैं। ट्रज, इसमें डी साइलेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया। साइलेंट का सिंपल सा अर्थ ये है कि उसका साउंड नहीं आता है, मतलब उसका जो मतलब प्रोनाउंसिएशन जब हम लोग करते हैं, जो वर्ड होता है, तो जो लेटर साइलेंट होता है उसका साउंड ही नहीं आता है, उसका मतलब उच्चारण, ध्वनि नहीं आती है बोलते समय। जैसे ट्रज हम लोग बोल रहे हैं तो यहाँ डी का साउंड नहीं आ रहा है, ड का साउंड नहीं आ रहा है। टू गो स्लोली विद हैवी स्टेप्स, तो ट्रज का मतलब है धीरे धीरे चलना, भारी कदमों से, अपने पैरों को दबाते हुए, कदमों को दबाते हुए चलना, आगे बढ़ना। तो यही है ट्रज। अब हम लोग आगे देखते हैं ओरल असाइनमेंट। ओरल मतलब होता है मौखिक, और असाइनमेंट मतलब होता है काम। जो मतलब इस अध्याय को, इस पाठ को समझाने के बाद आपके अध्यापक या आपकी इस पुस्तिका में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उनके उत्तर को आपको वन वर्ड में या मौखिक रूप से अपने मतलब मुंह से बताना होता है। जब आंसर्स को, उत्तरों को, तो उसको हम लोग ओरल बोल देते हैं। तो ओरल असाइनमेंट का यही अर्थ है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मतलब पाठ आपको समझा दिया जाता है, उसके बाद आपके अध्यापक आपसे या अध्यापिका जी आपकी आपसे कुछ प्रश्न पूछती हैं या पूछते हैं, तो उसी को हम लोग ओरल असाइनमेंट कहते हैं। जब जिसमें हम लोग लिखते नहीं हैं, हम लोग केवल अपने
उत्तरों को मतलब भाषा के माध्यम से दे देते हैं बोलकर, तो उसी को हम लोग ओरल असाइनमेंट कहते हैं। असाइनमेंट अर्थात काम, क्रियाकलाप, जो मतलब पढ़ाई के बाद आपसे जो पढ़ाई से संबंधित जो आपको पढ़ाई सिखाई गई या जो आपको सिखाया गया उससे संबंधित जो सवाल या प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को हम लोग असाइनमेंट कहते हैं, जो आपको काम दिया जाता है। और ओरल असाइनमेंट है तो मौखिक कार्य होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो ए है ओरल असाइनमेंट का, उसको देखते हैं टिक राइट या टिक, इसको हम लोग राइट भी बोल सकते हैं, करेक्ट भी। टिक करेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जो सही विकल्प है उस पर सही का निशान लगाइए। तो ए का पहला हम लोग देखते हैं, द किटी रैन अप द ट्री, बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई। यहाँ पर कविता का नाम ही है द किटी रैन अप द ट्री, तो पहले में हम लोगों का ऑप्शन है ट्री सही होगा। चेयर तो है नहीं, चेयर अर्थात कुर्सी, विंडो भी है नहीं, खिड़की, तो पहले का ऑप्शन ए टिक कर लीजिए आप, या यहाँ ट्री भर लीजिए, वन वर्ड ही है तो ये ओरल असाइनमेंट में भी आप बता सकते हैं। किटीज, जब बिल्ली चढ़ती है ऊपर तो उसकी नाक भी ऊपर चली जाती है उसके बॉडी के साथ ही, ये भी कविता में हम लोगों ने जाना। तो सेकेंड का ऑप्शन द किटीज नोज वेंट अप, ऑप्शन बी सही होगा सेकेंड का। टेल, उसकी पूंछ तो चढ़ती है वो भी, लेकिन पूंछ के बारे में नहीं बताया गया है, तो नोज वेंट अप यहाँ पर कविता में है तो हम लोग नोज बोलेंगे। क्लॉज नहीं है, क्लॉज अर्थात पंजे होते हैं। थर्ड देखिए का किटीज लेग ट्रक अप, तो सॉरी किटीज टोज ट्रक अप, तो कविता में टोज के बारे में बताया गया, पैर के अंगूठों के बारे में बताया गया, इसलिए थर्ड का जो हम लोगों का ऑप्शन सी है वह सही होगा, किटीज टोज ट्रक अप। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किटीज, यहाँ पर आप देख लीजिए हर टोज ट्रग्ड अप, अर्थात हर यहाँ पर किटी के लिए, तो किटीज टोज ट्रग्ड अप, तो बिल्ली अपने पंजों को दबा कर चलती है। आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर भाग कर दौड़ कर चल रही थी तो उसको मतलब चोट लग जाती है, इसलिए धीरे धीरे चली या उसके पैर में मोच आ जाती है। ये भी आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, गलत नहीं होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि बिल्ली अपने पैर को बहुत ही दबा दबा कर चल रही थी, बैलेंस बनाकर, मतलब उस पैर वृक्ष से ट्री से अपने पंजों को अच्छे से पकड़ बना कर चल रही थी। तो किटीज टोज ट्रक जब आप थर्ड में फिल करेंगे, ऑप्शन सी आपका सही है। लास्ट में जो है ए का फोर्थ, एट लास्ट किटी केम डाउन, और अंत में बिल्ली जब टिप पे पहुंच जाती है ट्री के, वो कुछ नहीं देख पाती, बस टिप ही देखती है, तो बिल्ली बहुत ही मतलब उदासी के साथ, आप एक तरीके से समझाने के लिए बता सकते हैं, लौट आती है, केम डाउन द ट्री, बिल्ली वृक्ष से उतर जाती है, भूमि पर आ जाती है। तो लास्ट में हम लोगों का ऑप्शन बी विकल्प ब सही है, बी को हम लोग ब बोलते हैं हिंदी में, विकल्प ब सही है। अब हम लोग आगे देखते हैं बी, ओरल असाइनमेंट का बी हम लोग देख रहे हैं, से टू राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर राइमिंग वर्ड, सबसे पहले राइमिंग वर्ड्स हम लोग समझ लेते हैं। जैसे राइमिंग मतलब एक जैसे साउंड, जैसे सिमिलर साउंड आते हैं लगभग लगभग, तो उसको हम लोग राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिख लीजिए नो सो, नो सो, जैसे नो में ओ की साउंड आ रही लास्ट में, सो में ओ की साउंड आ रही लास्ट में, गो इसमें भी देखिए ओ की साउंड आ रही लास्ट में, तो ये सभी जो है राइमिंग वर्ड्स हैं। तो जिनका साउंड लगभग लगभग समान आता है लास्ट में, आप कह सकते हैं एंडिंग में, उनको हम लोग राइमिंग वर्ड्स मतलब कहते हैं। तो जैसे केम है, केम के लिए हम लोग यहाँ पर गेम लिख सकते हैं, केम गेम। और फेम लिख सकते हैं आप, फेम मतलब होता है प्रसिद्धि, कोई फेमस हो जाते हैं, प्रसिद्ध होता है, फेम अर्थात प्रसिद्धि होना, फेमस हो जाना, बहुत लोग आपको जानने लगते हैं, तो उसके लिए फेम शब्द का प्रयोग करते हैं। गेम अर्थात खेल के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। सेकेंड जो है ट्री, ट्री के बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं थ्री, थ्री में भी देखिए ई की साउंड आ रही है लास्ट में, ट्री में भी ई की साउंड आ रही है लास्ट में। ट्री अर्थात वृक्ष, पेड़ पौधे, थ्री अर्थात तीन, और उसके बाद यहाँ पर आप फ्री भी लिख सकते हैं, फ्री अर्थात मुफ्त का, निःशुल्क जिसको आप बोल सकते हैं, मतलब जिसका कोई मूल्य ना लगा हो, आपको बिना मूल्य के ही प्राप्त हो गई हो, मतलब 0 रुपये, जिसमें आपका 1 भी रुपये ना लगा हो, आप मतलब उसको मुफ्त में प्राप्त कर लिए हो, फ्री। और इसके बाद जो हम लोगों का वर्ड है वो है टोज, टोज के बाद हम लोग लिख सकते हैं गोज, गोज मतलब जाती है या जाता है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। तो टोज
पैर के अंगूठे, गोज जाता है या जाती है, हो जाता है, एक लड़का या एक लड़की, एक मेल एक फीमेल के लिए यूज होता है। और इसके बाद हम लोग दो वर्ड लिख सकते हैं, फोर्थ लिख सकते हैं, टोज गोज फोर्थ। फो मतलब होते हैं दुश्मन, एनिमी जिसके लिए आप शब्द यूज कर सकते हैं। फो मतलब दुश्मन, शत्रु जो आपका अहित चाहता है, आपका मतलब शत्रु कह सकते हैं। तो फोर्थ मतलब एक से ज़्यादा दुश्मन को दिखाया जा रहा है इस शब्द के द्वारा। तो टोज गोज फोर। तो ओरल असाइनमेंट के क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग राइटिंग असाइनमेंट को देखते हैं। राइटिंग अर्थात लेखन से संबंधित है, असाइनमेंट मतलब कार्य, क्रियाकलाप या कामकाज या जो भी आपको कार्य दिया गया है। मतलब इस पाठ को समझने के बाद जो भी आपके अध्यापक या आपकी इस पुस्तिका में जो भी काम अर्थात प्रश्न के रूप में जो भी कार्य दिए गए हैं उनको अब लिख कर बताना है। यही राइटिंग असाइनमेंट है, लेखन क्रियाकलाप है। तो अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं।